दुनिया में समुद्र के रास्ते भेजी जाने वाली लगभग एक तिहाई चीजें इसी समुद्री हिस्से से होकर गुजरती हैं। यहीं से हम हर साल खरबों डॉलर के टैंकर, कंटेनर शिप्स भेजते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कार पार्ट्स, फर्नीचर आदि होते हैं। अगर आपने आज एशिया में बनी कोई चीज खरीदी है, तो संभव है वो इन्हीं पानी से आई हो। दक्षिण चीन सागर कोई बहुत बड़ा महासागर नहीं है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर में चीन, पश्चिम में वियतनाम, पूर्व में फिलीपींस और दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। और इसके बीचों बीच स्प्रैटली द्वीप समूह फैले हुए हैं। ये लगभग 100 छोटे छोटे रीफ चट्टान और रेत के टुकड़े हैं, जिनमें से ज्यादातर ऊंचे ज्वार के समय पानी की सतह से मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। पिछले 60 सालों से 6 सरकारें इस द्वीप समूह के हिस्सों पर दावा करती रही हैं। चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान सभी इन रीफ और रेत पट्टियों पर दावा करते हैं। सभी ने वहां चौकियां बनाई, झंडे लगाए और कभी-कभी नावों की टक्कर भी की। 2013 के करीब चीन ने विवाद को कंक्रीट से सुलझाने का फैसला किया। 3 साल में विशाल ड्रेजिंग जहाज स्प्रैटली द्वीप समूह की 7 रीफों पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र तल से रेत और टूटे हुए प्रवाल को वैक्यूम किया, उसे डूबी हुई रीफों पर डाला और तब तक डालते रहे जब तक लहरों से ठोस जमीन बाहर नहीं आ गई। उनके काम खत्म होते होते चीन ने करीब 3200 एकड़ नई जमीन बना ली थी, जो मैनहट्टन के 5वें हिस्से के बराबर है। एक विवादित समुद्र के बीच में बिल्कुल शुरुआत से बनाई गई। उस समय अमेरिकी नौसेना के पैसिफिक कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस ने इसका एक नाम रखा था। उन्होंने इसे उपयुक्त रूप से रेत की महान दीवार कहा। लेकिन रेत तो बस शुरुआत थी। उन कृत्रिम प्लेटफॉर्मों पर चीन ने सैन्य ठिकाने बनाए। अब 3 द्वीपों पर 3000 मीटर से भी लंबी रनवे हैं। ये 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, एक के बाद एक रखे जाएं तो। और सबसे अहम बात, इतनी लंबी कि भारी बम वर्षक विमान भी उतर सकें। उनके पास गहरे पानी के बंदरगाह, रडार सिस्टम, खुलने वाली छतों वाले मिसाइल शेल्टर, भूमिगत गोला बारूद भंडारण और मजबूत एयरक्राफ्ट हैंगर हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फाइटर जेट्स एप्रन पर खड़े हैं। एंटी शिप मिसाइलें समुद्र की ओर तनी हुई हैं। सतह से हवा में मार करने वाली बैटरियां किसी भी नजदीक उड़ने वाली चीज को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। कागजों पर ये डूबने न वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये स्थायी प्लेटफॉर्म पृथ्वी के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक पर चीनी सैन्य शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसे बीजिंग आपको दिखाना चाहता है। सैटेलाइट तस्वीरों से वो सब दिखना मुश्किल है जो इन द्वीप किलों को बुनियादी रूप से कमजोर बनाता है। ये ग्रह के सबसे शक्तिशाली तूफानों की मार झेलते हैं और कई देशों के संभावित हाइपरसोनिक हथियारों, क्रूज मिसाइलों व स्टेल्थ विमानों की रेंज में हैं। ये खुले पानी में सैकड़ों किलोमीटर फैली आपूर्ति लाइनों पर निर्भर हैं और मरे हुए कोरल पर डाली गई रेत पर टिके हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पहले ही फैसला दिया है कि चीन का अधिकतर जल क्षेत्रों पर कानूनी अधिकार नहीं है। चाहे इंजीनियरिंग कितनी भी प्रभावशाली हो, ये द मेगा प्रोजेक्ट्स है और मैं ये स्टूडियो बना रहा हूं। ये चमचमाते किले शायद चीन की अब तक की सबसे बड़ी और महंगी गलती हो सकते हैं। आखिर ये द्वीप बनाना ही क्यों? तो चीन ने ये द्वीप क्यों बनाए? नक्शे पर देखें तो चीन का समुद्र तट लंबा है, लेकिन उस तट से आने जाने वाले लगभग सभी शिपिंग रूट संकरे रास्तों से गुजरते हैं, जिन पर दूसरे देशों का नियंत्रण है। सबसे महत्वपूर्ण है मलक्का जलडमरू मध्य, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक पतला रास्ता है, जो अपनी सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा है। चीन का करीब 80% आयातित कच्चा तेल इसी जलडमरू मध्य से गुजरता है। चीनी रणनीतिकारों ने इस कमजोरी के लिए एक नाम रखा है। वे इसे मलक्का दुविधा कहते हैं। और शांति के समय में सब ठीक है, कोई चिंता नहीं, लेकिन संकट के समय में अगर दुश्मन नौसेनाएं चोक पॉइंट बंद करें तो चीन की अर्थव्यवस्था हफ्तों में प्रभावित होगी। दक्षिण चीन सागर फनल के दूसरे छोर पर है। अगर उन जल क्षेत्रों पर नियंत्रण है तो विकल्प मिलते हैं, लेकिन नियंत्रण खोने पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। चीन 1947 से दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर दावा करता है। चीनी नक्शों में यू आकार की 9 डैश लाइन है, जो मुख्य भूमि से निकलकर करीब 90% समुद्र घेरती है। ये दावा बीजिंग के ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित है।
जिसमें चीन का कहना है कि सदियों से उसके मछुआरे और व्यापारी इन जल क्षेत्रों का उपयोग करते आए हैं, इसलिए पूरा क्षेत्र उसका है। दूसरे देश असहमत हैं। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के दावे आपस में टकराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, खासकर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुसार, इन जल क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा या तो अंतर्राष्ट्रीय है या फिर उन तटीय देशों का है जिनके किनारों से ये पानी लगता है। काफी समय तक ये विवाद धीमे धीमे चलता रहा, कभी पूरी तरह भड़का नहीं, लेकिन फिर हालात बदल गए। सबसे पहली बात ये संसाधनों को लेकर है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार दक्षिण चीन सागर में करीब 11 अरब बैरल तेल और 190 ट्रिलियन घनफीट प्राकृतिक गैस संभावित है, जो बहुत ज्यादा है। मछली पकड़ने के क्षेत्र पहले ही हर साल अरबों के थे, लेकिन अब ये बिखरे रीफ प्रतीकात्मक ही नहीं, आर्थिक रूप से भी अहम हो गए। रणनीतिक स्थिति भी बदल गई है। 2000 तक अमेरिकी नौसेना पश्चिमी प्रशांत की प्रमुख शक्ति थी और उनके विमान वाहक पोत कहीं भी जा सकते थे। एक उभरते चीन के लिए, जो समुद्री महाशक्ति बनना चाहता था, यह अस्वीकार्य था। 1980 के दशक से चीन ने स्प्रैटली रीफ्स पर छोटी चौकियां बनाई थीं, जैसे खंभों पर कंक्रीट प्लेटफॉर्म और कुछ सैनिक, बस इतना ही, कुछ खास गंभीर नहीं। फिर तनाव बढ़ गया। 1995 में फिलीपींस ने पाया कि चीन ने चुपचाप मिस्चीफ रीफ पर संरचनाएं बना ली हैं, जो मनीला के अनुसार उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के काफी भीतर है। फिलीपींस ने विरोध जताया। चीन ने अनदेखा कर पूछा, अब तुम क्या करोगे? 2012 में चीनी और फिलीपींस के जहाज स्कारबोरो शोल पर आमने सामने आ गए, जो फिलीपींस तट से करीब 200 किलोमीटर दूर है। कई हफ्तों बाद चीनी जहाजों ने नियंत्रण किया और वहां से कभी नहीं हटे। हम स्कारबोरो की बात बाद में करेंगे। 2012-2013 में शी जिनपिंग ने सत्ता मजबूत की। पैटर्न साफ था, छोटे छोटे एक तरफा कदम उठाओ और परिणामों से बाद में निपटो। फिर एक बड़ा फैसला लिया। खंभों पर प्लेटफॉर्म बनाने की बजाय चीन अब इतने बड़े जमीन के द्वीप बनाएगा जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाह, रडार स्टेशन, मिसाइल बैटरियां और अग्रिम बेस समा सकें, जो दक्षिण चीन सागर के फाइटर रेंज में हों। रणनीति थी, रडार कवरेज बढ़ाओ, मिसाइल सुरक्षा कवच मुख्य भूमि से आगे बढ़ाओ, ओवरलैपिंग जोन बनाओ ताकि दुश्मन के जहाजों और विमानों पर कई ओर से खतरा रहे। सैन्य योजनाकार इसे एंटी एक्सेस एरिया डिनायल कहते हैं, यानी दुश्मन के लिए इलाके में घुसना इतना महंगा बना दो कि वो आने से पहले 2 बार सोचें। कागज पर यह बबल बहुत शानदार दिखता है। कागजी इंजीनियरिंग में यह रेत की महान दीवार वाकई काफी प्रभावशाली लगती है। समुद्र के बीच द्वीप बनाने के लिए शुरुआती बिंदु बहुत रेत और औद्योगिक बेड़ा चाहिए, जो रेत को बड़े पैमाने पर ले जा सके। खैर, चीन के लिए अच्छी खबर है। अगर कोई कर सकता है तो वो चीन ही है। उनके पास सभी उपकरण थे। शुरुआती बिंदु कोरल रीफ्स थे। चीन द्वारा चुने गए 7 में से अधिकतर स्प्रैटली क्षेत्र लो टाइड एलिवेशन थे, यानी वे केवल ज्वार उतरने पर सतह पर दिखते थे और ज्वार आने पर फिर गायब हो जाते थे। कुछ पर छोटे कंक्रीट प्लेटफॉर्म थे, बाकी पानी के नीचे की आकृतियां थीं। वह रेत उन्हीं रीफ्स के समुद्र तल से आई थी। और बेड़ा? ठीक है, चलिए बेड़े के बारे में बात करते हैं, ठीक है? चीन ने अब तक बनाए गए सबसे बड़े कटर सक्शन ड्रेजेज में से कुछ को तैनात किया था। उदाहरण के लिए तियानजिंग हाओ 127 मीटर लंबा है, जिसकी ड्रेजिंग क्षमता लगभग 4500 घन मीटर प्रति घंटा है। ये जहाज बड़े वैक्यूम क्लीनर जैसे हैं। बूम के सिरे पर घूमता कटर हेड समुद्र तल की रेत, तलछट और प्रवाल को तोड़ता है। शक्तिशाली पंप उस घोल को चूसकर पाइपों के जरिए लक्षित रीफ पर फेंक देते हैं। यह प्रक्रिया 24 घंटे चलती है और धीरे धीरे लहरों से द्वीप बनता है। दिसंबर 2013 से अक्टूबर 2015 तक चीनी ड्रेजरों ने 7 रीफों पर लगभग 3200 एकड़ नई जमीन बना दी। ये लगभग 13 वर्ग किलोमीटर है। इतनी रेत और कुचला हुआ प्रवाल कि इससे दसियों हजार ओलंपिक तैराकी पूल भर जाएं। सुबी रीफ अकेले ही लगभग 40 लाख वर्ग मीटर जमीन हासिल करता है। मिस्चीफ रीफ, अगर आप इसकी लैगून में किए गए बदलावों को भी शामिल करें, तो अब ये 20 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बदले हुए समुद्र तल को कवर करता है। जैसे ही रेत बैठ गई,
निर्माण दल वहां पहुंच गए। बुलडोजर ने कच्चे माल को प्लेटफॉर्मों का आकार दिया। इंजीनियरों ने कंक्रीट की नींव डाली। रॉक आर्मर और समुद्री दीवारें चारों ओर बनाई गईं, ताकि समुद्र फिर से वो सब न ले जाए जो ड्रेजरों ने बनाया है। फिर असली इंफ्रास्ट्रक्चर आया। उदाहरण के लिए फियरी क्रॉस रीफ पर सैटेलाइट इमेजरी 3 किलोमीटर लंबी रनवे दिखाती है। रीफ पर गहरा बंदरगाह बनाया गया है, जो नौसैनिक और सप्लाई जहाजों के लिए उपयुक्त है, और परिधि के चारों ओर मौजूद हैं ऐसी संरचनाएं जिन्हें विश्लेषक पॉइंट डिफेंस पोजीशन मानते हैं, यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन व शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए। सुबी रीफ व मिस्चीफ रीफ भी इसी ब्लूप्रिंट पर हैं। एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, जो कमर्शियल सैटेलाइट फोटो का उपयोग करके निर्माण पर नजर रखता है, ने बताया है कि कितना आश्चर्यजनक रूप से मानकीकृत है इन तीनों प्रमुख ठिकानों का डिजाइन। एक जैसी रनवे लंबाई, एक जैसा बंदरगाह विन्यास, एक जैसी रक्षा व्यवस्था। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ऊपर से यह देखना ज्यादा मुश्किल है कि नीचे क्या है। सैटेलाइट इमेजरी, भूमिगत भंडारण सुविधाओं के प्रवेश द्वार, गोला बारूद के बंकर और ईंधन डिपो दिखाती है, जो बमबारी से बचने के लिए बने हैं। वहां ऐसे गराज ढांचे भी हैं जिनकी छतें हटाई जा सकती हैं। मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों के लिए शेल्टर हैं जो बाहर आकर फायर कर सकते हैं और फिर वापस छुप सकते हैं। हाल ही में चीनी इंजीनियरिंग शोध ने इन कृत्रिम द्वीपों के नीचे सुरंग बनाने का भी प्रस्ताव दिया है, ताकि अतिरिक्त सुरक्षित स्थान बनाया जा सके। कोरल रेत की खुदाई तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह अस्थिर है और भूजल रिसाव की समस्या रहती है। इन योजनाओं से साफ है कि बीजिंग इन ठिकानों में दीर्घकालिक निवेश कर रहा है और इन्हें मजबूत बना रहा है, जबकि ये जगह पहले कोरल रीफ थी। मई में चीन के द्वीप निर्माण से 13 वर्ग किमी रीफ पारिस्थितिकी तंत्र रेत और कंक्रीट के नीचे दब गया और ड्रेजिंग से बड़े क्षेत्र में कोरल नष्ट हुए। इस क्षेत्र में चीनी मछली पकड़ने वाले बेड़ों ने भी विशाल क्लैम्प्स को पकड़ने के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया है जो रीफ की सतह को उधेड़ देती हैं, जिससे सिर्फ स्प्रैटली द्वीप समूह में ही 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक कोरल आवास को नुकसान पहुंचा है। ये केवल पर्यावरण, कोरल रीफ या नर्सरीज तक सीमित नहीं, लार्वा धाराओं के साथ बहकर दक्षिण चीन सागर में मछलियों की संख्या बढ़ाते हैं। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के तटीय लोग भोजन और आय के लिए इन्हीं मछलियों पर निर्भर है। 2016 में हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने प्रमाणों की जांच कर फैसला दिया कि चीन के भूमि भराव से कोरल रीफ को गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हुआ। कोई शक नहीं, न्यायाधिकरण ने पाया कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा का दायित्व तोड़ा है। बीजिंग ने फैसले को खारिज किया, निर्माण फिर शुरू हुआ और किसी को हैरानी नहीं हुई। भौगोलिक और सैन्य कमजोरी। अब बात यह है कि एक तरह से जो विमान वाहक पोत डूब नहीं सकता, वो हिल भी नहीं सकता। चीन के कृत्रिम द्वीपों का यही वर्णन आधिकारिक बयानों और प्रशंसात्मक टिप्पणियों में भी होता है। स्थिर प्लेटफॉर्म जो हवाई शक्ति का विस्तार करते हैं और जिन्हें बंदरगाह लौटना नहीं पड़ता, यही उनकी समस्या भी है। एक असली विमान वाहक पोत अगर वो आने वाली मिसाइलों की बौछार का पता लगाता है, तो वो मुड़ सकता है, तेजी से चल सकता है या प्रतिरोधी उपाय शुरू कर सकता है और दिशा बदल सकता है। यह अनिश्चित ढंग से चल सकता है, जबकि इसके एस्कॉर्ट्स खतरों को रोकने की कोशिश करते हैं। एक निमिट्स क्लास विमान वाहक पोत 30 नॉट्स यानी लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चल सकता है और समुद्र काफी बड़ा है। फियरी क्रॉस रीफ, उसकी गति 0 है। पृथ्वी पर हर सेना जिसके पास गूगल मैप्स की पहुंच है, उसे ठीक ठीक पता है कि ये कहां है, उस पर क्या है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, और बहुत सारे हथियार वहां तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत में बड़ी सैन्य ताकतें और गुआम में B-52 B-2 बॉम्बर तैनात किए हैं। जापान के F-35 स्टेल्थ फाइटर लंबी दूरी की मिसाइलें ले सकते हैं। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों में 1600 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें होती हैं, और ये सिर्फ स्थापित प्रणालियां हैं। अमेरिका ऐसे हाइपरसोनिक हथियार टेस्ट कर रहा है जो मैक 5 से ज्यादा तेजी से लक्ष्य पर वार करते हैं और जिन्हें कोई भी वायु रक्षा प्रणाली भरोसेमंद तरीके से रोक नहीं सकती। चीन के सभी स्प्रैटली ठिकाने इन हथियारों की पहुंच में हैं। पड़ोसी देशों के पास भी विकल्प हैं। फिलीपींस ने भारत से 290 किमी रेंज की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें लेना शुरू किया है, जो पलावन से मिस्चीफ रीफ तक पहुंच सकती हैं। वियतनाम आधुनिक रूसी एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलें चलाता है,
जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया भी लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। सैन्य रूप से ये द्वीप हथियारों की कई ओवरलैपिंग रेंज के भीतर हैं। इन पर कई दिशाओं से कई देशों द्वारा कई प्रणालियों का उपयोग करके हमला किया जा सकता है और एक विमानवाहक युद्ध समूह की तरह ये अपनी जगह से हटकर दुश्मन के निशाने से बाहर नहीं जा सकते। ये खासकर किसी संघर्ष के शुरुआती घंटों में बहुत मायने रखता है। युद्ध अभ्यासों और रणनीतिक विश्लेषणों में लगातार यह पाया गया है कि स्थिर उच्च मूल्य वाले ठिकानों को शुरुआती हमलों के लिए सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, जैसे रडार, वायु रक्षा प्रणालियां, कमांड सेंटर और इस तरह की चीजें। तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर आप किसी को लड़ाई में अंधा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों पर वार करते हैं। यह आंखें समुद्र में कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर लगे रडार डोम हैं और वायु रक्षा प्रणालियां वे मिसाइल लॉन्चर हैं जिनकी संरचनाओं के जीपीएस निर्देशांक सार्वजनिक हैं। एक सैचुरेशन अटैक जिसमें दर्जनों या सैकड़ों मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से एक साथ आती हैं, रक्षा प्रणाली को पस्त कर सकती है और रनवे को तबाह कर सकती है, इससे पहले कि ज्यादातर विमान उड़ान भी भर पाएं। मजबूत शेल्टर कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भूमिगत बंकर वे हमले भी झेल सकते हैं जो सतही सुविधाओं को नष्ट कर देंगे, लेकिन गड्ढों से भरा रनवे बेकार हो जाता है, चाहे हैंगर कितने भी सुरक्षित क्यों न हो। एक डूबे हुए जहाज से बंद हुआ बंदरगाह का प्रवेश द्वार बेकार हो जाता है। एक रडार डोम जिसमें छेद हो वो भी साफ तौर पर बेकार है। यहां तक सब सही चले तब भी इन ठिकानों की क्षमता सीमित रहती है। फायरी क्रॉस रीफ स्प्रैटली चौकियों में सबसे बड़ा, वहां करीब 24 लड़ाकू विमान और 4 बड़े विमान जैसे गश्ती विमान या टैंकर रखे जा सकते हैं। यह अनुमान हैंगर और एप्रन के आकार पर निर्भर है। तुलना करें, निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर आमतौर पर 60 से 70 विमान लेता है, सिर्फ एक अमेरिकी कैरियर यानी एक स्ट्राइक ग्रुप अकेले चीन के तीनों स्प्रैटली ठिकानों से ज्यादा वायु शक्ति लाता है। तो हाँ, ये द्वीप चीन की पहुंच को बढ़ाते हैं और हाँ, ये रडार कवरेज और कुछ हद तक मिसाइल रोकथाम भी प्रदान करते हैं, लेकिन गंभीर संघर्ष में ये शुरू के घंटों में भारी नुकसान झेलेंगे और विमान वाहक पोत की तरह मरम्मत के लिए नहीं जा सकते। ये द्वीप हैं, इनकी अपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई की सीमाएं हैं। हर सैन्य अड्डे को सप्लाई चाहिए। मुख्य भूमि के अड्डों को सामान ट्रक, ट्रेन और पाइपलाइन से मिलता है। विदेशी अड्डे अक्सर मित्र देशों के बंदरगाहों के पास होते हैं, जहां सप्लाई चेन बनती है। चीन के स्प्रैटली द्वीपों को हर चीज शांति के समय में हैनान या मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर खुले समुद्र के पार जहाज या विमान के जरिए मिलती है, जो महंगा और जटिल है। वहां सप्लाई जहाज लगातार आते जाते हैं। फायरी क्रॉस पर फाइटर द्वारा जलाया हर लीटर जेट ईंधन नजदीकी बड़े चीनी बंदरगाह से करीब 1000 किलोमीटर खुले पानी के पार लाना होता है। लॉन्चर में रखी हर मिसाइल भी उतनी ही दूरी तय करके लाई गई थी। गैरिसन द्वारा खपत किए गए चावल का हर बोरा, हर पानी शुद्धिकरण फिल्टर, हर टॉयलेट पेपर का रोल, सब कुछ वहां भेजा गया था। शांति के समय यह महंगा है, लेकिन ठीक है, युद्ध के समय यह अच्छा नहीं चलता। आपूर्ति मार्ग ऐसे समुद्री क्षेत्रों से गुजरते हैं जहां कई देशों की पनडुब्बियां, जहाज और विमान चुनौती दे सकते हैं। वहां अमेरिकी अटैक पनडुब्बियां भी गश्त करती हैं। फिलीपींस, वियतनाम, जापान के पास एंटी शिप क्षमताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी के स्ट्राइक विमान व पनडुब्बियां ले रहा है। वही ओवरलैपिंग हथियारों की सीमा जो खुद द्वीपों को खतरे में डालती है, हर उस जहाज को भी खतरे में डालती है जो वहां पहुंचने की कोशिश करता है। माइंस एक और समस्या है। एक बंदरगाह के रास्तों में बिखरी हुई कुछ दर्जन समुद्री माइंस जहाजों को स्वीपिंग ऑपरेशन के लिए धीमा करने या विनाशकारी नुकसान का जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। पनडुब्बी या विमान से माइंस बिछाना आसान, हटाना मुश्किल होता है। बिना युद्ध के भी नाकाबंदी या क्वारंटीन से द्वीपों की आपूर्ति रुक सकती है। उनके पास सीमित ईंधन, पानी और भोजन है जो अंततः खत्म हो जाते हैं। एक बेस जिसे फिर से आपूर्ति नहीं मिल सकती, वह धीरे धीरे संचालन की क्षमता खो देता है और फिर रख रखाव का बोझ भी होता है। नमकीन हवा धातु को जंग लगाती है, नमी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब करती है, तेज गर्मी कंक्रीट पर दबाव डालती है। दक्षिण चीन सागर में ये तीनों चीजें लगातार मिलती रहती हैं और साथ ही वहां समय समय पर काफी गंभीर टाइफून भी आते हैं
और इन सब की लगातार मरम्मत करनी पड़ती है। जलवायु और टाइफून का खतरा। उत्तरी दक्षिण चीन सागर पृथ्वी के सबसे सक्रिय टाइफून गलियारों में से एक में स्थित है। हर साल पश्चिमी प्रशांत महासागर में तूफान उठकर फिलीपींस और स्प्रैटली द्वीप समूह से होते हुए एशियाई मुख्य भूमि की ओर बढ़ते हैं। सुपर टाइफून रगासा ने 2024 के अंत में 3 मीटर से ऊंची लहरें उठाईं और कई देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया। 2013 में सुपर टाइफून हयान, सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक, ने फिलीपींस में 6000 से ज्यादा लोगों की जान ली। जलवायु अनुसंधान के अनुसार समुद्र का तापमान बढ़ने से टाइफून पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दक्षिण चीन सागर में बड़े तूफानों के दौरान लहरें ऊंची हो रही हैं और वे निचले तटीय इलाकों में और अंदर तक पहुंच रही हैं। अब सोचिए, इन तूफानों के रास्ते में क्या आता है? चीन के स्प्रैटली बेस समुद्र तल से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर हैं। ये बेस रेत और कुचले कोरल पर बने हैं जो समय के साथ दबकर बैठ जाते हैं। इनकी नींव डूबी रीफ संरचनाओं पर है जो चारों ओर गहरे पानी से घिरी हैं। जब कोई टाइफून आता है तो प्राकृतिक द्वीपों पर कम से कम वनस्पति, जड़ प्रणाली और ठोस भूगर्भिक संरचना होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। इन कृत्रिम प्लेटफॉर्मों पर समुद्री दीवारें, पत्थर की सुरक्षा और अन्य मजबूतीकरण खुदाई के बाद इंजीनियरों ने जोड़े। 3 मीटर ऊंची तूफानी लहरें जब रनवे पर बहती हैं तो वह एक समस्या है। 6 मीटर ऊंची लहरें जब घंटों तक समुद्री दीवार से टकराती हैं तो वह और भी बड़ी समस्या है। नमकीन पानी की बाढ़, विद्युत प्रणालियों, गोला बारूद भंडारण और विमान हैंगर में खारे पानी की बाढ़ और भी बड़ी समस्या है और हर साल तूफान आते रहते हैं। इंजीनियरों ने भराव वाली जमीन के धीरे बैठने पर चिंता जताई है। जैसे जैसे खुदाई की गई सामग्री अपने ही वजन से बैठती और सघन होती है, बार बार आने वाले तूफान किनारों के आसपास कटाव को तेज कर देते हैं। चीन ने रेत के महलों पर हवाई अड्डे बनाए और उन्हें बढ़ते तूफानों के रास्ते में खड़ा कर दिया। ये रेत के महल, ये वाकई बहुत अच्छे रेत के महल हैं। ये मजबूत हैं, इनमें कंक्रीट और स्टील लगा है और इनके पीछे जबरदस्त इंजीनियरिंग है। मेरा बेटा तो इसे बहुत पसंद करेगा, लेकिन समंदर तो समंदर है। ये असली ताकतवर कानूनी और कूटनीतिक प्रतिक्रिया है। जनवरी 2013 में फिलीपींस ने ऐसा कुछ किया जो किसी देश ने पहले कभी नहीं किया था। उसने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया। ये मामला हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय गया, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत, जिसे दोनों देशों ने साइन किया, फिलीपींस ने ट्रिब्यूनल से चीन के व्यापक दावों और विवादित इलाकों में आक्रामक कार्रवाई पर फैसला मांगा। चीन ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ट्रिब्यूनल के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसने पूरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया। ट्रिब्यूनल ने उनके बिना ही कार्यवाही जारी रखी। जुलाई 2016 में इसने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक सुनाया। चीन के 9 डैश लाइन दावों पर ट्रिब्यूनल पूरी तरह स्पष्ट था। ये पाया गया कि चीन के पास संसाधनों पर ऐतिहासिक अधिकारों का कोई कानूनी आधार नहीं था। 9 डैश लाइन कानूनी अधिकार का स्रोत नहीं थी और कृत्रिम द्वीपों पर भी फैसला साफ था। चीन ने मिस्चीफ रीफ और सुबी रीफ जैसे स्थानों पर निर्माण किया, जिन्हें कानूनी रूप से लो टाइड एलिवेशन माना गया, यानी ये उच्च ज्वार में पानी के नीचे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लो टाइड एलिवेशन अपनी क्षेत्रीय समुद्री सीमा या विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं बना सकते, चाहे उन पर कुछ भी बना लें। डूबे रीफ पर रेत कंक्रीट डालने से वह संप्रभु क्षेत्र नहीं बनता। कानूनी रूप से मिस्चीफ रीफ अब भी डूबा रीफ है। चीन ने वहां एक बड़ा एयरबेस बना दिया। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नुकसान की ओर भी ध्यान दिया। चीन के द्वीप निर्माण ने कोरल रीफ को गंभीर नुकसान पहुंचाया और समुद्री कानून संधि के तहत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया। चीन ने सब कुछ खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इसे शून्य और अमान्य कहा। अधिकारियों ने घोषणा की कि चीन इस फैसले को न तो स्वीकार करेगा और न ही मान्यता देगा। निर्माण चलता रहा, पर फैसला नहीं बदला। इस निर्णय ने फिलीपींस और अन्य देशों को कानूनी आधार दिया, जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। अब फिलीपींस के अधिकारी चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का हवाला दे सकते हैं,
जिसने इन जल क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों के तहत फिलीपींस का माना था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाता है, युद्धपोतों को उन जल क्षेत्रों से गुजारता है जिन पर चीन दावा करता है, तो वह हेग के फैसले के कानूनी समर्थन के साथ ऐसा करता है। इस फैसले ने नए रक्षा समझौतों को उचित ठहराने में मदद की। अमेरिका और फिलीपींस ने रक्षा सहयोग समझौतों का विस्तार किया, जिससे अमेरिकी सेना को दक्षिण चीन सागर के पास और ठिकानों तक पहुंच मिली। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की सुरक्षा साझेदारी है, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। चीन ने रक्षा खर्च बढ़ाया है और सैन्य सहयोग पर लंबे समय से लगी पाबंदियों को ढीला किया है। इन सबका संबंध दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यवहार से है, जिससे एक और अनचाहा परिणाम सामने आता है। अन्य देशों ने भी इस रणनीति की नकल की। वियतनाम ने स्प्रैटली द्वीप समूह में अपने कृत्रिम द्वीप चुपचाप और तेजी से बढ़ाए। एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव ने 2024 में रिपोर्ट किया कि वियतनाम ने कब्जे वाले क्षेत्रों में 690 एकड़ से ज्यादा नई भूमि जोड़ी, इतनी ज्यादा कि वह जल्द ही द्वीप समूह में चीन के कुल पुनः प्राप्त भूमि क्षेत्र के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है। वियतनाम के द्वीपों पर अब लंबी हवाई पट्टियां, नए हैंगर, रडार और रक्षा चौकियां हैं। ताइवान ने ईटू अबा पर, मलेशिया और फिलीपींस ने अपनी चौकियां मजबूत की हैं। स्प्रैटली द्वीप समूह अब भीड़ भाड़ वाला है, जहां कई देशों ने किलेबंद कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। ये सभी तूफानों और मिसाइलों के लिए संवेदनशील हैं और एक दूसरे के दावे वाले जल क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। 17 जून 2024 को चीनी तटरक्षक जहाज ने सेकेंड थॉमस शोल के पास फिलीपीनी नौसेना की नाव को टक्कर मारी। वीडियो फुटेज में टक्कर दिखाई दी जब जहाजों की टक्कर हुई और तुरंत ही क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच गई। एक फिलीपीनी नाविक का अंगूठा कट गया। कुछ महीने पहले चीनी तटरक्षक जहाजों ने इसी क्षेत्र में फिलीपीनी आपूर्ति मिशन पर पानी की तेज बौछारें की थीं, जिससे क्रू घायल और उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। एक सैन्य ग्रेड लेजर ने फिलीपीनी तटरक्षक जहाज को निशाना बनाया, जिससे कुछ क्रू अस्थायी रूप से अंधे हो गए। ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। बिना आधिकारिक मान्यता वाले ये द्वीप इस तनाव के केंद्र में हैं। हर बेस पैसे, प्रतिष्ठा और राजनीतिक पूंजी का बड़ा निवेश है। चीन बिना कमजोर दिखे इन्हें नहीं छोड़ सकता और फिलीपींस अपने चौकियों की आपूर्ति नहीं रोक सकता, जिसमें सेकेंड थॉमस शोल पर स्थित जंग लगा सिएरा माद्रे भी है। वियतनाम चीनी प्रभुत्व नहीं मानता, लेकिन अपने क्षेत्रों में घुसपैठ भी नहीं नजरअंदाज कर सकता। लेकिन यहाँ एक और गहरी समस्या है, जिसे सैन्य रणनीतिकार संकट अस्थिरता कहते हैं। स्थिर और महंगे सैन्य संसाधन संघर्ष में त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ाते हैं। अगर आपके पास महंगे रडार, विमान और मिसाइल बैटरियां ऐसी जगह हैं जो न हिल सकती हैं न छुप सकती, तो आपके पास मुश्किल विकल्प होता है। जब तनाव बढ़ता है तो उनके नष्ट होने से पहले ही उनका जल्दी इस्तेमाल करें। चीन के लिए इसका मतलब है कि रनवे और लॉन्चर के नष्ट होने से पहले ही विमान उड़ाना और मिसाइलें दागना। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए इसका मतलब है उन द्वीपों पर सबसे पहले हमला करने का दबाव, ताकि खतरे का इस्तेमाल होने से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। दोनों पक्ष जानते हैं कि संकट में जो इंतजार करेगा वो कीमती संपत्तियां खो सकता है, और जो पहले कदम उठाएगा वही शुरुआत करेगा। यही युद्ध है जिसे सब टालना चाहते थे, और शायद आप समस्या समझ रहे हैं। इतिहासकार एल्फ्रेड मैककॉय ने चीन के द्वीप ठिकानों को स्टील के घेरे और घमंड के किले कहा है। ऊपरी तौर पर प्रभावशाली, लेकिन रणनीतिक रूप से उल्टा असर डालने वाले, जो संघर्ष रोकने के बजाय शक्तियों को उसमें घसीट सकते हैं। इन द्वीपों को स्थिरता और नियंत्रण दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बजाय इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बना दिया है जहां लगभग रोजाना सशस्त्र जहाज आमने सामने होते हैं, जहां एक टक्कर या गलत संकेत पढ़ना किसी बहुत बड़े मानवीय संकट में बदल सकता है। फायरी क्रॉस रीफ, मिसचीफ और सूबी में ईंधन टैंक, गोला बारूद बंकर और हथियारों व जेट ईंधन से भरे बड़े विमान हैंगर हैं। आपको याद है, शांति के समय में कॉपी और पेस्ट करना ठीक है, संभालने लायक खतरे हैं, लेकिन युद्ध के समय में ये एक पर्यावरणीय आपदा बन सकते हैं। एक क्रूज मिसाइल जब ईंधन डिपो पर हमला करती है तो एक आग का गोला बनता है, जलते हुए हाइड्रोकार्बन का गुबार उठता है, और जो कुछ नहीं जलता वो पानी में फैल जाता है। गोला बारूद बंकरों पर सटीक हमलों से बिना फटे गोले और रासायनिक अवशेष रीफ और लैगून में फैल जाते हैं। रडार इंस्टॉलेशन
जनरेटर और वाहन में तेल, लुब्रिकेंट्स व विषैले पदार्थ होते हैं जो समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इन द्वीपों की रीफ पहले ही दबाव में है। ये सब हालात और बिगाड़ देगा। और फिर मानवीय पहलू है। खुद द्वीपों पर रहने वाले लोग। हर एक बड़े बेस पर सैकड़ों सैन्यकर्मी तैनात हैं। नागरिक कर्मचारी, निर्माण दल, तकनीशियन और सहायक स्टाफ भी मौजूद हैं। 3 बड़े द्वीपों की हर गैरिसन में सैकड़ों लोग होने का अनुमान है। ये लोग विवादित समुद्र के बीच कंक्रीट प्लेटफॉर्मों पर रहते हैं। वे उष्णकटिबंधीय गर्मी, नमी और नमक से होने वाले क्षरण को सहन करते हैं, जो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट करता है। संघर्ष की स्थिति में निकासी के विकल्प सीमित हैं, क्योंकि विमानों को विवादित हवाई क्षेत्र से होकर उड़ना पड़ता है। जहाजों को उन जल क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा जो पनडुब्बियों और एंटी शिप मिसाइलों से भरे हुए हैं। शांति में जो आपूर्ति लाइनें चावल और ईंधन लाने में मुश्किल होती हैं, गोलाबारी के बीच उनसे गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब कुछ परिदृश्यों पर चर्चा करें। पहला परिदृश्य धीमा दबाव है। चीन फिलीपींस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। सेकंड, थॉमस शोल के पास और अधिक टक्कर की घटनाएं और अधिक वाटर कैनन की घटनाएं होती हैं। एक फिलिपीनी नाविक किसी झड़प में मारा जा सकता है। यह दुर्घटना हो या नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक रूप से मनीला कार्रवाई की मांग करता है। वॉशिंगटन अपनी संधि प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि करता है और स्थिति बेकाबू हो जाती है। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन गश्त बढ़ा देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई व जापानी जहाज अभ्यास में शामिल होते हैं। वहीं फिलीपींस कोस्ट गार्ड चीनी सप्लाई मिशन का पीछा करते हैं। वाणिज्यिक शिपिंग कंपनियां बीमा दरों और राजनीतिक जोखिम को लेकर चिंतित हैं। कंटेनर जहाजों को उस क्षेत्र से होकर ले जाने के बजाय उसके चारों ओर से भेजना शुरू कर देती हैं। चीन की द्वीप सप्लाई लाइनें कमजोर हो जाती हैं। अब रीसप्लाई जहाजों को एस्कॉर्ट की जरूरत होती है, जबकि ये विध्वंसक या फ्रिगेट्स अन्य जगह तैनात हो सकते थे। द्वीपों तक जाने वाले विमानों को फाइटर कवर की जरूरत होती है। हर मिशन में ज्यादा ईंधन खर्च होता है, ज्यादा पैसे लगते हैं और ज्यादा समन्वय की जरूरत होती है। द्वीप चालू है, पर रख रखाव खर्च बढ़ रहा है और हर रीसप्लाई मिशन टकराव का केंद्र बन सकता है। ये महीनों या सालों चल सकता है। द्वीप धीरे धीरे रणनीतिक संपत्ति से बोझ बन जाते हैं। ऐसे किले जो लगातार संसाधन मांगते हैं, लेकिन छोड़ना प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा परिदृश्य क्या है? शुरुआती घंटे, ताइवान का संकट या दक्षिण चीन सागर में सीधा टकराव। हालात उस बिंदु से आगे बढ़ जाते हैं जहां से वापसी संभव नहीं होती और कोई पहली गोली चला देता है। सभी पक्षों के सैन्य योजनाकारों ने इस अभ्यास का अध्ययन किया है। अध्ययन दिखाते हैं कि स्थिर उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर शुरुआत में ही हमला होता है। शुरुआती घंटों में क्रूज मिसाइलें और स्टेल्थ विमान रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों पर हमला करेंगे। स्प्रैटली बेस, जिनके प्रमुख राडम और ज्ञात रक्षा ठिकाने हैं, प्राथमिकता होंगे। हमले के बाद क्या बचता है? अलग थलग प्लेटफॉर्म पर टूटा बुनियादी ढांचा, जो शक्ति दिखाने या सैन्य मदद पाने में असमर्थ है और युद्ध के अंत का इंतजार कर रहा है, जो अभी दूर है। इन परिदृश्यों का अध्ययन करने वाले सैन्य विश्लेषक अक्सर एक जैसे निष्कर्ष निकालते हैं। चीन के कृत्रिम द्वीप शांति में मूल्यवान हैं, रडार कवरेज बढ़ाते हैं, अग्रिम उपस्थिति और युद्ध में दबाव बनाते हैं। वे सिर्फ निशाने हैं। चीन इन कमजोरियों को दूर करने पर काम कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि कई द्वीपों पर निर्माण और ऊंची समुद्री दीवारें, मजबूत बंदरगाह, विस्तृत भूमिगत सुविधाएं बन रही हैं। तर्क साफ है, सतह कमजोर हो तो संसाधन भूमिगत रखो, तूफान का खतरा हो तो दीवारें ऊंची करो। आसान। चीनी शोधकर्ताओं ने द्वीपों के पास तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया है। ये ईंधन की खेप पर निर्भर रहे बिना विश्वसनीय बिजली देंगे, जिससे उन्नत सुविधाएं, पानी मीठा करने वाले संयंत्र और लंबा संचालन संभव होगा। ये योजनाएं अभी प्रस्तावित हैं, लेकिन दिखाती हैं कि बीजिंग इन ठिकानों को दीर्घकालिक रणनीतिक संपत्ति मानता है और इनमें निवेश करना चाहता है। 2013 से 2016 तक चीन ने 7 डूबे रीफ्स को दक्षिण चीन सागर में फैले सैन्य अड्डों के नेटवर्क में बदल दिया। विशाल ड्रेजरों ने लाखों घन मीटर रेत और प्रवाल उन जगहों पर डाले जो भाटे के समय मुश्किल से सतह से ऊपर थे। निर्माण दलों ने कंक्रीट डाला, रनवे, रडार सिस्टम, मिसाइल बैटरियां और विमान हैंगर लगाए। इंजीनियरिंग
लॉजिस्टिक्स और राजनीतिक इच्छाशक्ति की मिसाल रेत की महान दीवार वाकई प्रभावशाली है। इससे पहले किसी देश ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यही गुण इस परियोजना की कमजोरियां भी हैं। ये बेस स्थिर और निश्चित स्थानों पर हैं, जिन्हें हर संभावित विरोधी जानता है। अभी सातों रीफ्स किले बनकर विवादित समुद्र में हैं और अगले दशक के प्राकृतिक व राजनीतिक तूफानों का इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। धन्यवाद।